Everyone, welcome to our next lecture of class 11 biology, and today I am going to start characteristics of living things. Living things के हम characteristics को डिटेल पढ़ने वाले हैं. तो क्या क्या ऐसे characteristics है जो living में हम देखते हैं. ठीक है, फर्स्ट हम देखने जा रहे हैं shape and size. तो shape and size क्या है? All the living things have a definite shape and size. जितने भी लिविंग थिंग्स सभी में एक डेफिनेट शेप एंड साइज होता है. ठीक है, ड्यू टू विच दे शुड इजिली डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर थिंग्स. ठीक है, ये जो शेप एंड साइज जो डेफिनेट होता है, जितने भी लिविंग थिंग्स है सभी में शेप और साइज क्या होता है, डेफिनेट होता है. एक उनका निश्चित आकार होता है, उनका साइज होती है. ठीक है, और इसके बेसिस पे ही वो दूसरे थिंग से पहचान किए जाते हैं. ठीक है, तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक था शेप एंड साइज. शेप एंड साइज में क्या बताया मैंने? ऑल द लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट शेप एंड साइज ड्यू टू विच दे शुड इजिली टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर. ठीक है, सेकेंड है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड क्या है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब उनका स्ट्रक्चर किन से तैयार हुआ है. तो आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि किसी भी लिविंग थिंग्स का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो एक बेसिक जो यूनिट होती है, एक फंडामेंटल यूनिट जिसको अपन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? सेल. ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो उसकी फंडामेंटल जो यूनिट है, उसको क्या कहते हैं? सेल. तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या देखते हैं हम? ऑल द लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स. जितने भी लिविंग थिंग्स है सभी किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं. इसलिए सेल को फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है. ठीक है, ईच सेल कंटेन प्रोटोप्लाज्म. ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट अपने प्रोटोप्लाज्म भी देखना है, प्रोटोप्लाज्म के बारे में देखेंगे. तो ऑल सेल्स कंटेन विस्कस ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस नोन एज प्रोटोप्लाज्म. ठीक है, विच इज इनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, तो सेल आपने कभी भी जब क्लास 9 में पढ़ा है, क्लास 8 में पढ़ा है, इस तरह की यदि सेल है तो सेल के चारों तरफ एक सेल मेम्ब्रेन होती है. ठीक है, अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, साइटोप्लाज्म, और सेंटर में न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस और बाहर, न्यूक्लियस के बाहर जो जेली लाइक सब्सटेंस उसको क्या कहते हैं हम? प्रोटोप्लाज्म. तो ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाला एक बेसिक सब्सटेंस होता है जो कि नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं पाया जाता है. ठीक है, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी समझ चुके हैं आप कि सभी लिविंग बीइंग का जो स्ट्रक्चर होता है एक या एक से अधिक सेल से तैयार होता है. ठीक है, नेक्स्ट है न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. ऑल द लिविंग थिंग्स रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स. ऑल द लिविंग थिंग्स रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है. कोई भी डेड थिंग्स है, सपोज ये डेड थिंग्स है, तो क्या इस डेड थिंग को न्यूट्रिशन की रिक्वायर होती? नहीं. ठीक है, और ना ही इसका शेप एंड साइज फिक्स है, ना ही इसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ना ही इसकी बॉडी में कोई प्रोटोप्लाज्म है. ठीक है, तो ये डेड थिंग्स है. तो लिविंग थिंग्स में आप शेप एंड साइज फिक्स देखेंगे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, और थर्ड मैंने आपको बताया न्यूट्रिशन. सभी ऑर्गेनिज्म क्या देते हैं? न्यूट्रिएंट्स देते हैं. उनको न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जो डेली डाइट में लेते हैं हम. जैसे हम डेली अपना फूड लेते हैं, फूड में सभी तरह के न्यूट्रिशन होते हैं. ठीक है, तो ये होता है. ओके, ठीक है, तो आगे देखते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अगली जो प्रोसेस है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की है. तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है? एनी परमानेंट एंड इरिवर्सिबल इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड ड्राई वेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ग्रोथ. ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में या किसी भी थिंग्स में जो इरेगुलर ग्रोथ हो रही है, ठीक है, इरेगुलर जो उसकी साइज या वॉल्यूम में इंक्रीज हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं. और ये प्रोसेस जो होती है कैसी होती है? इरिवर्सिबल होती है. कैसी होती है? इरिवर्सिबल होती है. आगे समझ में आपको? तो ये न्यूट्रिशन और आपने क्या देखा है? ग्रोथ के बारे में पढ़ा. तो जब न्यूट्रिशन प्रोसेस होती है, कोई भी ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स लेता है, न्यूट्रिएंट्स के साथ में क्या होता है? उसकी ग्रोथ होगी, क्योंकि उसी न्यूट्रिएंट से जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, तो रेस्पिरेशन में एक फीचर आप देखने वाले हैं यहाँ पे. तो रेस्पिरेशन में आप देखेंगे कि वो क्या होता है? फूड का ऑक्सीडेशन होता है, और फूड का ऑक्सीडेशन पर एनर्जी रिलीज होती है. एनर्जी जो रिलीज होती है उसी एनर्जी से ही उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है या दूसरी एक्टिविटीज होती है. तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई है. ठीक है, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं क्या? एडाप्टेशन.
एडाप्टेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, अब एडाप्टेशन में हम क्या देखेंगे? एडाप्टेशन मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये एक फीचर होता है कि वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू दियर एनवायरमेंट। ठीक है, ये एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग हम अपने आप को चेंज कर लेते हैं। जैसे ठंड आती है, विंटर सीजन आता है, तो हम क्या करते हैं? कुछ अपने गर्म कपड़े पहन लेते हैं, स्वेटर पहनते हैं हम। ठीक है, रेनी सीजन आता है तो रेनी सीजन में हम क्या देखते हैं कि रेनकोट हम पहन लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ फीचर्स आप देख रहे हैं। ठीक है, जो कि लिविंग के हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एडाप्टेशन, प्रोटोप्लाज्म। एक बार फिर से बताना चाहूंगा, प्रोटोप्लाज्म इज द बेसिक सब्सटेंस ऑफ लिविंग थिंग। प्रोटोस का मतलब होता है, मीनिंग होती है फर्स्ट, एंड प्लाज्मा मीन्स मैटर, सेल का पहला मैटर। या क्योंकि हमने देखा कि इनकी जो बॉडी है लिविंग ऑर्गेनिज्म वो किससे फॉर्म हुई है? सेल से, और सेल का बेसिक सब्सटेंस होता है क्या? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो यहां तक आपने समझ लिया है। ओके, आगे हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्या क्या? मेटाबॉलिज्म, इरिटेबिलिटी, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और लाइफ साइकिल। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या है? तो मेटाबॉलिज्म इज द आल्सो इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लिविंग बीइंग और लिविंग थिंग। मेटाबॉलिज्म is consist of two process, anabolism and catabolism. इसमें दो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म इज अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस एंड कैटाबोलिज्म इज अ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। एनाबोलिज्म में कंस्ट्रक्शन होता है कि जैसे हमने न्यूट्रिएंट्स लिया, तो न्यूट्रिएंट्स लेने के बाद हमने जो फूड लिया उसमें, उस फूड से क्या होगी? हमारी ग्रोथ होगी, नई सेल का फॉर्मेशन होगा, न्यू सेल फॉर्म होगी, और न्यू सेल उनकी जब ग्रोथ होगी तो हमारा डेवलपमेंट होगा। इस तरह से हमारी हाइट बढ़ेगी, हेल्थ बढ़ेगी, है ना? तो ये एनाबोलिज्म हो गया। एनाबोलिज्म में आप कोई भी कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस जैसे फूड का फॉर्मेशन हो रहा है, न्यू सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये सब एनाबोलिज्म कहलाएगा। और कैटाबोलिज्म इज अ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर कंपाउंड। इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो रहते हैं वो सिंपल में ब्रेक हो जाते हैं। जैसे हमने फूड लिया, फूड का डाइजेशन होगा, तो डाइजेशन इज अ कैटाबोलिज्म प्रोसेस, क्योंकि डाइजेशन में हम जो फूड हमने लिया है उस फूड का क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा, और वो जो कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म है फूड का वो किसमें चेंज हो जाएगा? सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? कैटाबोलिज्म कहलाएगी। इरिटेबिलिटी का मतलब होता है सेंसिटिविटी। इरिटेबिलिटी मतलब क्या होता है? सेंसिटिविटी। लिविंग थिंग्स whenever they live are sensitive to change in the particular environment। ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम सभी हैं, तो हमको यदि ठंड लग रही तो वो हम फील करेंगे, उसके लिए हम सेंसिटिव रहेंगे। यदि कोई हमको पिंच करता है या कुछ कहीं पे किसी तरह की पिन को चुभाता है तो क्या होगा? हम तुरंत उसका रिस्पॉन्स देंगे, तुरंत एक्टिविटी होगी हमारी। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होगी वो क्या कहलाएगी? इरिटेबिलिटी। रेस्पिरेशन में मैंने आपको बताया कि इंटेकिंग ऑफ ऑक्सीजन को जब हम इंटेक करते हैं तो वो क्या करेगा? फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन करेगा, और फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन होने के बाद एनर्जी रिलीज होगी, उसी एनर्जी का यूज होगा। ठीक है, इसके बाद है एक्सक्रीशन में वेस्ट मटेरियल क्या होंगे? रिमूव होंगे। ठीक है, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। लाइफ साइकिल, किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक लाइफ साइकिल, एक फिक्स लाइफ साइकिल होती है, और ये जो लाइफ साइकिल है ये नॉन लिविंग में नहीं होगी, डेड थिंग्स में होगी। डेथ इज द अल्टीमेट प्रोसेस ऑफ लिविंग बीइंग। यदि बर्थ लिया है तो उसकी डेथ भी होती है, और किसी भी ऑर्गेनिज्म की जब लाइफ साइकिल जब चलती है तो उसकी बर्थ लेने के बाद उसकी ग्रोथ होती है, ग्रोथ होने के बाद डेवलपमेंट होता है, मैच्योर होता है, और फाइनली उसकी क्या होती है? डेथ होती है। तो ये सभी फीचर्स क्या है? लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। और लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ये जितने भी मैंने आप बताए हैं, आपको इनको तैयार करना है। ठीक है, सभी पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूं ये सभी पॉइंट: न्यूट्रिशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रोटोप्लाज्म, एडाप्टेशन, मेटाबॉलिज्म, इरिटेबिलिटी, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, लाइफ साइकिल एंड फाइनली डेथ। ठीक है, तो डेथ के बाद जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है फिर से एनवायरनमेंट में चली जाएगी,
और जो उसकी जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसका डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजिशन होने के बाद जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, ये सब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। और एनवायरमेंटल को बैलेंस करने के लिए ये प्रोसेस बहुत जरूरी है। ठीक है।